हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 हमारा चल रहा है। एक लेक्चर मैंने आपको अपलोड करके दे दिया है, एक लेक्चर हमारा बचता है, बहुत थोड़ा सा पार्ट ये बचा हुआ है। तो मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया एलएलपी के अंदर वो क्या पढ़ाया, जरा एक बार उसका रिवीजन करते हैं एंड देन हम लोग जाएंगे। मैंने एलएलपी के अंदर बताया कि ये वाला एक्ट एलएलपी का आया क्यों। एलएलपी के एक्ट आने का रीजन बहुत बड़ा ये था कि एक तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या हुआ करता था बेटे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, जो कि बहुत एक समस्या का कारण था। और दूसरी बात, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल हुआ करता था। और जब ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन था तो गवर्नमेंट के अंडर में जो है वो सारी चीजें दिखती नहीं थी। कई सारे काम ब्लैक में होते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि पार्टनरशिप वाले बिजनेस को भी वो एक तरीके से कॉरपोरेट कल्चर में लेकर आए। तो 2008 के अंदर एक कानून लेकर आए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। और वो कानून जो है वो एक तरीके का बहुत ही प्यारा कानून बनाया गया है, जिसके अंदर 81 सेक्शंस हैं। और इस कानून में ये बताया गया पार्टनर्स को कि भाई आप लोगों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाले 1932 वाले एक्ट में, हालांकि वो एक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। तो अगर आप 1932 वाले एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहते, आप 2008 के एलएलपी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो पार्टनरशिप का सबसे पहली बात तो ये होता है एलएलपी में कि आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। और अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है। ये सबसे बेस्ट पोर्शन जो है वो एलएलपी का था। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा टोटल 81 सेक्शंस हमारे एलएलपी एक्ट के अंदर है, जो 4 शेड्यूल्स में डिवाइडेड है। शेड्यूल नंबर 1 के अंदर तो प्रोविजंस बता रखे हैं, और शेड्यूल नंबर 2 के अंदर बता रखा है फर्म कैसे एलएलपी में आ सकती है। क्योंकि फर्म्स तो कई सालों से चल रही हैं, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। तो एक फर्म अगर आज एलएलपी में आना चाहे तो वो शेड्यूल नंबर 2 में ये तरीका बता रखा है। शेड्यूल नंबर 3 में बता रखा है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी के अंदर आ सकती है, क्योंकि एलएलपी के फीचर्स बहुत अच्छे हैं, कंप्लायंसेस कम है। तो प्राइवेट कंपनी भी अपने आप को प्राइवेट कंपनी से हटकर एलएलपी में अगर कन्वर्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है। और फोर्थ ये कहता है शेड्यूल में, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। तो एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा 4 शेड्यूल है। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि कौन एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी बंदा एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकता है। कोई मैटर नहीं करता कि वो बंदा नेचुरल पर्सन है या कोई बॉडी कॉर्पोरेट। ऑल वेल, इस पे मैंने पिछली क्लास में बहुत चर्चा की हुई है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर एलएलपी में 2 होते हैं, 2 इंडिविजुअल पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। और अगर वो 2 इंडिविजुअल पार्टनर रिड्यूस हो जाते हैं, किसी की डेथ हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो 6 महीने के अंदर आपको एलएलपी में नया इंडिविजुअल पार्टनर रखना होगा, वरना वो इलीगल एसोसिएशन बन जाता है। फिर बात हुई डेजिग्नेटेड पार्टनर की। ये वन ऑफ द यूनिक फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का, जो कि ये कहता है कि हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। और ये पार्टनर जिम्मेदार होते हैं सारे कंप्लायंसेस के लिए। और 2 में से एक, एटलीस्ट आउट ऑफ 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, एक जो है वो भारत का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। ऑल वेल, मान लो कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेथ हो गई या वो छोड़कर चला गया, तो 30 दिन के अंदर आपको दूसरा डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना होगा। और कुछ लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते, वो लोग जिन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है, कोई भी पर्सन जिसने कोई क्रेडिटर वगैरह को पेमेंट की हुई है और उससे कोई कॉम्प्रोमाइज किया है पिछले 5 साल में, या कोई भी पर्सन जो जेल गया है 6 महीने और उससे ज्यादा की सजा के लिए। ऑल वेल, फिर हमारी बात हुई रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो हमें नाम रिजर्व करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने मुझसे कंपनीज एक्ट पढ़ा है, आप ना कंपनीज एक्ट को पढ़ने के बाद एलएलपी पे आओ, आपको एलएलपी बिल्कुल ऐसे चुटकियों का खेल लगने वाला है। कैसे? कंपनीज एक्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले नाम की जरूरत पड़ती है। देखो, एक बिजनेस बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही एक बिजनेस का जन्म होता है। क्लियर है? बच्चे को पैदा करने की प्लानिंग होती है, बिजनेस को चलाने की प्लानिंग होती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, सबसे पहला काम किया जाता है कि उस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। ऐसी एक बिजनेस होता है, उस बिजनेस का नाम क्या रखा जाए।
तो नाम रखेंगे तभी तो बाकी एलएलपी की सारी फॉर्मेलिटीज आगे पूरी की जाएंगी। हर डॉक्यूमेंट पे उसी एलएलपी का नाम होगा। तो इस वजह से सबसे पहला काम किया गया, सबसे पहला नाम रखा गया। तो नाम को पहले रिजर्व करवाना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन की यहाँ पर प्रक्रिया है, आपको जाना पड़ेगा आरओसी के पास। आरओसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जो कि अभी फिलहाल जो कंपनीज एक्ट वाला आरओसी है वही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वाला आरओसी होता है। आप वहां जाके अपनी कंपनी को, अपनी फर्म को सॉरी रिजर्व करवा सकते हो। फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हो, इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन। इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन आपको नाम अप्रूवल मिलने के बाद देनी है। तो उस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या देना है? फर्म का नाम, एलएलपी का, प्रपोज बिजनेस एलएलपी का, एलएलपी का एड्रेस क्या होगा, ऑल पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, और सबसे मेन जो एलएलपी को चलाते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, उनका नाम और एड्रेस। और एक प्रोफेशनल से आपको एक स्टेटमेंट दिलवानी है कि डॉक्यूमेंट जितने भी सबमिट किए गए हैं आरओसी के पास, वो सारे डॉक्यूमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई एडवोकेट सर्टिफाई करके देगा कि उसकी नॉलेज के हिसाब से डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं है। क्योंकि आरओसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो उन सारे डॉक्यूमेंट को इन डिटेल में चेक कर सके। हालांकि आरओसी चेक करता है, बट फिर भी वो एक स्टेटमेंट मांगी जाती है सीए, सीएस, सीए में से कि ये बंदा जो है, ये फर्म जो है वो जेन्युइन है। फिर इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, और इनकॉर्पोरेशन जैसे ही होता है वैसे ही एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, और एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के कंक्लूसिव एविडेंस है कि एलएलपी अब इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ऑल वेल जी। तो ये हमने पढ़ाई की थी। और फिर हम बुक से भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास के अंदर। तो आज करेंगे, छोटा सा एलएलपी है, बहुत बड़ा नहीं है। और मेन हमारा जो पिछला लेक्चर है, पिछले लेक्चर को जिसने देखा है, कुल मिलाकर मोटा मोटा एलएलपी वहीं कवर हो चुका है। आज तो बस थोड़ी सी एक फॉर्मेलिटी सी है। डेफिनेशंस हमने कर ली थी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, ये सारी चीजें हमारी हो गई थी। डेजिग्नेटेड पार्टनर। चलो बच्चे, आज की क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक की। देखो, इस कैरेक्टरिस्टिक को बताने में मैं 2 या 3 मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। रीजन क्या है? आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा। कंपनी की एक डेफिनेशन थी, सेक्शन नंबर 2 ब्रैकेट 20 कहता था, कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। और जैसे ही उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता था, उस कंपनी को कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती थी। वो कैरेक्टरिस्टिक याद करो, वहां थी सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, आर्टिफिशियल पर्सन। वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उठाकर मेरे प्यारे बच्चे किसको दे दी गई है? वो सारी कैरेक्टरिस्टिक उठाकर दे दी गई है एलएलपी को। तो एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक यहां पर देखो क्या कहता है। एलएलपी एक मिनट बच्चे। तो एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 यहां पर कह रहा है, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है बेटे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक एलएलपी की क्या दी इन्होंने? इन्होंने बोला एलएलपी एक क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो सबसे पहली बात, पुराने वाले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनर्स होते थे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। और अब जब एलएलपी आया तो एलएलपी, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन जरूरी है, वो भी आरओसी के पास जाकर। तो जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाकर, तो वैसे ही वो एलएलपी क्या बन जाती है? वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है। ऑल वेल,
बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है वो एक कंपनी की तरह हो जाती है। बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर वर्ड है एज कंपेयर टू कंपनी। मैंने कंपनीज एक्ट के अंदर भी इसको आपको समझाया है। और देखो, एलएलपी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट कहता है सेक्शन 21D ऑफ एलएलपी that a LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from that of its partner and shall have a perpetual succession. Simple. कंपनी की जितनी डेफिनेशंस हैं, कंपनी की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, वो सारी की सारी डेफिनेशन जो है, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उठकर यहाँ पर आती है। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक आती है क्योंकि कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तो एलएलपी जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाती है वैसे ही एलएलपी को भी क्या मान लिया जाता है, बॉडी कॉर्पोरेट मान लिया जाता है। ऑल वेल। तो बॉडी कॉर्पोरेट की एक डेफिनेशन है ऊपर, आप अपनी बुक को अगर लेकर बैठो तो देखो लिखा हुआ है बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स इट मीन्स ए कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ऑल वेल। तो कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा होती है, एक एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा होती है। एलएलपी आउटसाइड इंडिया में जो रजिस्टर्ड हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, और एक कंपनी जो आउटसाइड इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। मतलब एक फॉरेन कंपनी, फॉरेन एलएलपी, इंडियन कंपनी और इंडियन एलएलपी, ये चारों की चार जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा मानी जाती है। हालांकि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता एक कॉर्पोरेशन सोल को, कॉर्पोरेशन सोल मतलब सोल प्रोप्राइटर, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक सेपरेट एक्ट होता है। इनको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता। ऑल वेल। तो सबसे पहला इन्हें कैरेक्टरिस्टिक क्या मिला कि ये बॉडी कॉर्पोरेट हो जाते हैं। फिर दूसरा है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल शब्द का मतलब होता है इनडेफिनिट, सक्सेशन मतलब होता है एग्जिस्टेंस। तो इनडेफिनिट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि एक एलएलपी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो गई, अब वो एलएलपी जो है वो मरेगी नहीं। बेशक सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए तब भी वो एलएलपी चलती रहेगी, कोई दूसरे पार्टनर्स आएंगे और वो उस एलएलपी को चलाएंगे। ऑल वेल। दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, दो की डेथ होगी, नहीं आ जाएंगे 30 दिनों के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुराने वाले फॉर्म में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आपको याद होगा, वहां दिक्कत आती थी कि मान लो दो पार्टनर है, दोनों की डेथ हो गई या किसी एक की डेथ हो गई, मान लो 3 पार्टनर है और एक एक्टिव पार्टनर की डेथ हो गई, तो फिर वहां पर बाकी के दो क्या करते थे, वो फर्म को बंद कर देते थे। लेकिन एलएलपी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी जैसे कंपनीज एक्ट में था सलोमन वर्सेस सलोमन। म्यूचुअल एजेंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एक पार्टनर फर्म का, फर्म पार्टनर का म्यूचुअल एजेंट होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का भी म्यूचुअल एजेंट होता है। यानी कि कोई एक पार्टनर 1 कोई गड़बड़ करता है तो पार्टनर 2 पर भी वो गड़बड़ एप्लीकेबल हो जाती थी। तो इस एलएलपी एक्ट में म्यूचुअल एजेंसी है, बट सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर और फर्म के बीच में, मतलब फर्म की एक्टिविटीज पर पार्टनर लायबल होगा, लेकिन ये पार्टनर 1 पार्टनर 2 की एक्टिविटीज पर लायबल नहीं होने वाला। यानी कि म्यूचुअल एजेंसी सिर्फ फर्म और पार्टनर के बीच में है, और पुराने वाले एक्ट में दोनों के बीच में होती थी, किसके, पार्टनर और पार्टनर के बीच में। फिर एलएलपी हमेशा एग्रीमेंट से होता है, जैसे पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनता है वैसे एलएलपी का एग्रीमेंट। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है एलएलपी, कॉमन सील एलएलपी का होता है, लिमिटेड लायबिलिटी है। तो यही एक फीचर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। लायबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती थी, और यहाँ पर लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है सारे पार्टनर्स की। ऑल वेल। पुराने वाले में जितना कमाया, जब लायबिलिटी आती थी तो जेब से सारा पैसा देना पड़ता था। फिर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस होता है, मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं। तो मिनिमम 2 जरूरी है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और एलएलपी सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस करते हैं। कंपनी नॉन प्रॉफिट भी हो सकती है, याद करो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। बट एलएलपी अगर आप खोल रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए खोलोगे। आप यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चला रहे, आप कोई और काम नहीं कर रहे। इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ये देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब अगर कोई गड़बड़ है एलएलपी के अंदर तो उस एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे में जरा अच्छे से समझ लो बेटे। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है और अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जरा ये अच्छे तरीके से समझना। बाकी देखो, ये हो गया
LLP is a body corporate, perpetual succession, separate legal entity, mutual agency, LLP agreement, artificial legal person, कॉमन सील। कॉमन सील वो ठप्पा होता है, ठीक है, हालांकि कॉमन सील अब ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस को मैनेज करने में। मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, बिजनेस प्रॉफिट के लिए करेंगे। इन्वेस्टिगेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि एलएलपी के इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर एलएलपी कोई गड़बड़ करती है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब होता है कि एनी कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ एलएलपी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का मतलब थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना मेरे प्यारे बच्चे। कॉम्प्रोमाइज का मतलब और अरेंजमेंट में ये होता है, कॉम्प्रोमाइज में मतलब मेरे को क्रेडिटर को पैसे, मुझे क्रेडिटर से पैसे लेने हैं और मान लो किसी क्रेडिटर को एलएलपी से पैसे लेने हैं, एलएलपी पैसा नहीं दे रही, तो क्रेडिटर ने एलएलपी पर केस कर दिया। केस होने के बाद एलएलपी ने क्रेडिटर से थोड़ा बोला सॉरी यार गलती होगी, तू कोर्ट से केस वापस ले ले, तू मेरे से कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो केस होने के बाद कॉम्प्रोमाइज होता है और केस होने से पहले अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब अब क्रेडिटर को एलएलपी से पैसे लेने, मान लो क्रेडिटर ने कहा भाई मेरे पैसे दो नहीं तो कोर्ट जाऊंगा, तो एलएलपी डर गई। एलएलपी ने कोर्ट में जाने से पहले ही अरेंजमेंट कर लिया। अरेंजमेंट मतलब वो पैसा उसको चुका दिया केस होने से पहले, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ऑल वेल। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, एक फर्म, एक प्राइवेट कंपनी और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अलाउड है कि वो एलएलपी बन सकते हैं। फर्म में शेड्यूल नंबर 2 है, प्राइवेट कंपनी में शेड्यूल 3 है और अनलिस्टेड में शेड्यूल नंबर 4 है। सारी की सारी ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होती है www.mca.gov.in। ये फर्स्ट लेक्चर, पिछला लेक्चर जो था उसमें बता दिया। और फॉरेन एलएलपी भी इंडियन एलएलपी के अंदर आ सकती है, पार्टनर बन सकती है। मतलब इंडिया में फॉरेन एलएलपी विदेश से आकर इंडियन एलएलपी की पार्टनर बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल वेल। तो एलएलपी का एडवांटेज क्या है? ऑर्गेनाइज और ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। सबसे पहली बात, एग्रीमेंट के बेसिस पर ऑर्गेनाइज और ऑपरेट होता है। प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। इजी टू फॉर्म है, सारे पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय करते हैं, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है और इसको बंद करना भी बहुत आसान है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का मैंने प्रॉपरली बता दिया, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है? पहले नाम लेना है, आरओसी के पास जाएंगे, पहले नाम लिया जाएगा, जैसे ही नाम मिला उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जैसे नेम ऑफ द एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस, बाकी अदर पार्टनर का नाम और एड्रेस, वो सब सबमिट किया जाएगा। फिर हमें मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस पे लिखा होगा एलएलपी अब रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो जैसे एलएलपी रजिस्टर्ड होती है वैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मिलता है। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंक्लूसिव एविडेंस है दैट ऑल द रिक्वायरमेंट एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन आर कंप्लाइड विद। ऑल वेल बच्चे, तो ये प्रॉपरली हम लोगों ने पढ़ लिया है और फिर हम आगे बढ़े। ये देखो रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है कि स्विंग एंड बीइंग स्यूड, मतलब कि जैसी एलएलपी बन जाती है वैसी एलएलपी अब एक दूसरे पे किसी पे भी केस फाइल कर सकती है। अच्छा, फालतू में केस नहीं करेंगे, अगर एलएलपी को किसी से पैसे लेने हैं वो नहीं दे रहा तो एलएलपी पावर आ चुकी है क्योंकि इनकॉर्पोरेशन हो चुका है, वो केस कर सकती है और कोई और भी एलएलपी पे केस कर सकता है। एलएलपी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद और बेच सकती है, एलएलपी की कॉमन सील हो सकती है, एलएलपी का अपना नाम होगा और सारे वो एक्ट कर सकती है जो अदर दूसरे कोई बॉडी कॉर्पोरेट करते हैं। ऑल वेल, तो ये है एलएलपी में। फिर हमारा नाम, मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी नाम अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। याद करो कंपनीज एक्ट को, मैंने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ाया है। कुल मिलाकर जब भी मैं कोई एलएलपी को खोल रहा हूं तो वो एलएलपी का नाम किसी दूसरी एलएलपी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एलएलपी है, जिसका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, मेरे एलएलपी का नाम उससे मैच नहीं करना चाहिए। इसको अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल, मतलब कोई आसपास भी ना भटके। ऑलरेडी किसी का नाम है, जैसे गोदरेज है, मैं गोदरेज बोल रहा हूं,
ऑल वेल, वैसे ही गोदरेज कंपनी है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था। तो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। और रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 कहता है कि ये अपने को मैंने पहले बता दिया, जब भी आप जाएंगे एलएलपी का रजिस्टर कराने, पहले आपको अपने नाम को क्या कराना पड़ता है, रिजर्व कराना पड़ता है। और मान लो कि नाम रिजर्व करा दिया, आरओसी ने आपको नाम भी दे दिया, लेकिन थोड़े समय में पता लगा कि मिस्टेकनली आपको नाम मिला है, तो आपको नाम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो मान लो आपको आरओसी ने नाम दे दिया और एलएलपी का नाम एग्जिस्टिंग एलएलपी से मैच करता था, गलती आरओसी से भी हुई, आपसे भी हुई, तो बाद में सेक्शन 17 ये कहता है आपको नाम क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ऑल वेल, 3 महीने के अंदर चेंज करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको डायरेक्शन देगी। याद रखना, आपके पास डायरेक्शन आपकी इनकॉर्पोरेशन के 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, मान लो गलती से मेरे को आरओसी ने नाम दे दिया और अभी 3 साल नहीं हुए और पता लगा कि ये नाम किसी और से मैच करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे नोटिस भेजा, तो मैं नाम चेंज कर दूंगा। लेकिन मेरे बिजनेस को चलते हुए 3 साल से ऊपर हो गए और अब सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे नोटिस भेज रहा है किसी और एलएलपी का नाम तुम यूज कर रहे हो, ये बोल रहा है, तो फिर अब मैं नाम चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों को 3 साल से कुछ नहीं पता चला। मैंने 3 साल से अपनी गुडविल खड़ी करी, मेरे से भी गलती हुई है, लेकिन मेरे को पहले बोलते मैं नाम चेंज कर लेता, इसलिए बोला 3 साल के अंदर। ऑल वेल, और फिर कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म। तो बेटे मेरे एलएलपी का रेगुलेटेड एक्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, पार्टनरशिप का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। एलएलपी में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता। एलएलपी एक लीगल प्रोसेस है, वो कानूनी प्रक्रिया, मतलब कि आरओसी के पास जाके, एमसीए की वेबसाइट पे जाके आपको एलएलपी बनानी होती है। पार्टनरशिप बस एक एग्रीमेंट से हो जाती है। आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी है सेक्शन नंबर 4। ऑल वेल, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, एलएलपी कैन सू एंड बी सू इन इट्स ओन नेम, लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो केस फाइल भी नहीं कर सकते किसी के ऊपर। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, पार्टनरशिप में एक पार्टनर की डेथ हो गई, 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो, पार्टनरशिप बंद। एलएलपी का नाम होता है और नाम के अंत में एलएलपी लगाना बहुत जरूरी है, ये हमने पढ़ा था। मतलब अगर मैं कोई एलएलपी बना रहा हूँ एबीसी एलएलपी, तो मुझे नाम के आगे, एबीसी के आगे एलएलपी लिखना जरूरी है, बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। लाइबिलिटी की बात है तो मेरे प्यारे बच्चे, एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी होती है सिर्फ फर्म और पार्टनर के बीच में, और पुराने वाले एक्ट में पार्टनर और पार्टनर के बीच में थी। एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर कम से कम 2 होते हैं, पुराने वाले में बिल्कुल नहीं थे, कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं होता। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और इसके अलावा मेरे बच्चे, एक कंपनी और एलएलपी के बीच का ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आपको खुद पढ़ना है। रीजन बीइंग इज दैट कंपनीज एक्ट हम पढ़ चुके हैं और एलएलपी भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरा छोटा सा एलएलपी की आज की क्लास बची हुई थी, वो क्लास मैंने आप लोगों को दे दी। एक्चुअली बच्चे मेरे क्या हुआ है कि ये क्लास मैंने रेगुलर जो बैच मेरा चल रहा था वहां रिकॉर्ड की थी, और उसमें क्या हुआ आप देख रहे होगे, इसके अंदर ये टिक मार्क है, उसमें मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर मैंने ये सोचा अब एक काम करता हूँ, मैं घर पे आके दोबारा रिकॉर्ड करके अपने स्टूडियो में मैं आपको भेज रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एलएलपी एक्ट समझ में आया। थैंक यू सो मच।